नमस्कार, मैं हेमलता भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से आज की इस टेलीकॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुनर्वास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकलांग व्यक्ति का वास्तविक पुनर्वास तभी संभव होता है जब हम उसकी क्षमताओं को पहचान कर और उसकी विकलांगताओं को स्वीकार कर उस दिशा में कार्य आरंभ करते हैं या उस क्षमताओं का प्रयोग आरंभ करते हैं। इस प्रक्रिया में यदि सही जानकारी और प्रशिक्षण विकलांग व्यक्ति को दिया जाए तो वह समाज का एक अभिन्न और सक्रिय सदस्य बन सकता है। जब बहुविकलांगता की बात आती है तो मन में सवाल उठता है कि क्या ये लोग समाज में सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे? क्या बहुविकलांग लोगों को भी हम पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं? खास तौर से जब बात करते हैं डेफ ब्लाइंड बच्चों की तो उस वक़्त अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि किस तरह से इनका पुनर्वास किया जाए, किस तरह से इनको एजुकेशनल सर्विसेज दी जाएं और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो उनको दैनिक कार्यों को अपने आप से कर सकने में संभव बना सकें ताकि वो अपने कार्य खुद कर सकें। इन सभी बातों के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे डेफ ब्लाइंडनेस के इंटरवेंशन और रिहेबिलिटेशन के बारे में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती सुमित्रा मिश्रा। आप सेंस इंटरनेशनल में डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं और पिछले 12 वर्ष से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरे साथ दूसरी विशेषज्ञ हैं मिसेस ब्रिज बर्तवाल। आप नैब आरकेपुरम में पिछले 17 वर्षों से कार्यरत हैं और आप सीनियर स्पेशल एजुकेटर के पद पर कार्यरत हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक आज के हमारे विशेषज्ञों के ज्ञान का फ़ायदा उठाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने स्टूडियो के फ़ोन नंबर नोट करा दूँ ताकि आप अपने सवाल पूछ सकें। हमारा टोल फ्री नंबर है 16001234। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ 1600122345। STD नंबर है 011295328844। दूसरा STD नंबर है 011295328845। आप अपने सवाल फैक्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 011295363131। Sumitra, would you tell us about the educational rehabilitation of deaf blind? Yeah, sure. As Dr. Hemlata has just explained, we are going to talk about intervention and rehabilitation for deaf blind children and young adults also. Before I move on to intervention and intervention strategies or training areas, I'll very briefly recapitulate about the previous 2 teleconferences that we've had about deaf blindness. When we talk about deaf blindness, what do we mean? Deaf blindness क्या है? It is a combination of hearing and visual impairment. जब दोनों इम्पेयरमेंट साथ साथ हो, विजन इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो बच्चा डेफ ब्लाइंड यानी बधिरांध कहलाता है। दोनों इम्पेयरमेंट होने के कारण कम्युनिकेशन, बच्चे के कम्युनिकेशन में, उसके मोबिलिटी में और उसके जो रोज़ के काम करने में सबसे ज़्यादा बाधाएं बच्चे को सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है। डेफ ब्लाइंड में विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ भी कई बार हम देखते हैं कि और एडिशनल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी है, कुछ बच्चे ब्लाइंड, डेफ एंड मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं और कई बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी या अदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है। एक तरह देखा जाए तो बच्चे डेफ ब्लाइंड यानी सिर्फ डेफ और ब्लाइंड ने उनके टोटल डेवलपमेंट में इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बच्चे डेफ ब्लाइंड बाय बर्थ होते हैं या कभी कभी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पीरियड में भी बच्चे डेफ ब्लाइंड हो सकते हैं। अक्सर लोग ये मानते हैं कि डेफ ब्लाइंड यानी बिल्कुल ना दिखाई देना और बिल्कुल ना सुनाई देना, यानी टोटली डेफ एंड टोटली ब्लाइंड। बट ये माना जाता है कि बहुत सारे डेफ ब्लाइंड बच्चों को थोड़ा बहुत रेसिडुअल विजन या रेसिडुअल हियरिंग बाकी रहता है,
देखने या सुनने की क्षमता बाकी है, जिसको ट्रेनिंग के साथ वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम के लिए। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको देखने और सुनने में दोनों क्षमताएं थोड़ी थोड़ी बाकी बची हुई होती है, जिसको हम इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे तरह हम इन क्षमताओं को प्रयोग कर सकते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हम एक डेफ ब्लाइंड बच्चे की पहचान के बारे में, पहचानकरण के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने पिछले टेलीकॉन्फ्रेंस में बात की थी। एक बहुत ब्रीफ में ये बताना चाहूँगी कि डेफ ब्लाइंड बच्चे कौन होते हैं। दे आर लेस रेस्पॉन्सिव, लेस एक्टिव and experience fewer mutually enjoyable interactions with their parents than do the non-disabled peers. बाकी जो sighted hearing बच्चों के तुलना में deaf blind बच्चे रेस्पॉन्ड कम देते हैं, प्रतिक्रियाएं अपनी कम बताते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करते हैं और पेरेंट्स को, माता पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनसे थोड़ा सा भी रेस्पॉन्ड, थोड़ा सा भी मूवमेंट या कम्युनिकेशन के सिग्नल्स पाने के लिए। अब बात आती है कि जब ये बच्चे को डेफ ब्लाइंडनेस है, जब बच्चा बधिरांत है, तो वो सीखेगा कैसे या उसके सीखने की क्षमता में क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस ऑन लर्निंग? साइंटिफिक स्टडीज टेल अस दैट 95% ऑफ व्हाट वी लर्न कम्स थ्रू आवर आईज एंड आवर ईयर्स। इससे हम समझ सकते हैं हाउ ग्रेट द इम्पैक्ट इज़ ऑन लर्निंग। मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन में, मोबिलिटी में और अपने डे टू डे लिविंग एक्टिविटीज़ में। बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन मोड्स आर नॉट ईजिली अंडरस्टूड बाई पीपल अराउंड देम। जो उनके परिवेश में लोग हैं वो उनकी बात नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो चाह कर भी सिखा नहीं सकते हैं, आगे उन बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। हमारे बच्चों के लिए द वर्ल्ड इज़ एज फार एज द फिंगर टिप्स कैन रीच। जहाँ तक उनका हाथ पहुँच सकता है वहाँ तक उनके लिए दुनिया सीमित है। उसके आगे क्या है, कौन है, क्या हो रहा है, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिल सकती जब तक हम उनके हाथ के अंदर तक वो एक्सपीरियंसेस ना लाए, लोग उनको टच ना करें, वस्तुओं को वो छुए ना, देखे ना, टच ना करें अपने हाथों के ज़रिए से, तब तक वो सीख नहीं पाते हैं। इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कितना एक बच्चा अपने हाथों से कितना सीख सकता है। जब उसके दोनों विजन और हियरिंग, दोनों ज्ञानेंद्रियों में इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो भी सीखेगा अपने हाथों के माध्यम से वो सीखेगा। Experiences are mostly fearful and isolated. Why fearful and isolated? Because obviously children do not know what is happening next to them. Children do not know who is there, who is touching them, why is this ground shaking, who is sitting in the sofa next to them. They do not know that. So they are always scared, always afraid, and therefore they are not willing to come out and learn from you. Of course, these children need a very specialized method of teaching. They need a lot of touch. They need a lot of other training methods, जो कि बाद में मेरे colleague ब्रिज मैम बताएंगे. Touch becomes the major mode of learning. जैसे मैंने कहा कि हाथों के ज़रिए से वो ज़्यादातर सीखते हैं. Use of remaining vision and hearing plays a major role. जितनी बाकी vision and hearing, residual vision या residual hearing है, उसको हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना होगा. They learn best by doing things together. It is not just teaching a child that will help the child to learn, but when whatever we are trying to teach the child, we along with the child do it together, then the child is able to learn better. Because they need to experience activities in the real life settings. They need to do these things in their natural surroundings. Only then they can learn better. What is the environment for teaching and learning? जब हम बच्चों के इंटरवेंशन या रिहैबिलिटेशन की हम बात करते हैं, हम कौन से एनवायरनमेंट में, कौन से परिवेश में हमारे बच्चे ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, कौन सा ऐसा माहौल हम उनके लिए क्रिएट करें जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा, उनकी सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी आएगी और वो जल्दी या बेहतर सीख सकते हैं. It has to be a reactive environment. When I say a reactive environment, what do I mean by a reactive environment? एक ऐसा environment where we are not just giving instructions, directions to the children, do this, come here, sit down, मत करो, यहाँ आओ, मत खाओ, मत खेलो. Instead of giving directions, instructions,
rather we are responding to what the child is trying to tell us, what the child is trying to lead us through. बच्चा अपने इंटरेस्ट के बारे में क्या बताता है, अपने इच्छा के बारे में क्या हमें बताता है, जब हम उसको रेस्पॉन्ड करते हैं तब बच्चा हमारा बेहतर सीख सकता है। तब हम कहते हैं कि ये रिएक्टिव एनवायरनमेंट है। इस रिएक्टिव एनवायरनमेंट पे कौन कौन होते हैं? मदर, फादर, सिबलिंग्स, भाई बहन, टीचर्स, थेरेपिस्ट, जो भी बच्चे के साथ काम करते हैं, दे ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। रिएक्टिव एनवायरनमेंट इज़ वन दैट गिव्स चॉइसेस फॉर कम्युनिकेशन। बच्चे को कई ऑप्शंस, कई कम्युनिकेटिव ऑप्शंस हम बच्चे को देते हैं कि वो अपनी बात बताए, निर्डर होकर अपनी बात बताए, और जो भी बताता है कोई है सुनने वाला, कोई है उसको रेस्पॉन्ड करने वाला। कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड द पेरेंट और टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई एक जने बच्चे के साथ होना चाहिए ताकि टच के माध्यम से वो बच्चे का एक ज़रिया बन जाए, उसको उसके परिवेश के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको दुनिया में क्या क्या हो रहा है बताने के लिए। इसीलिए एक एडल्ट सपोर्ट, जो कि बच्चा जिसके साथ फेमिलियर है, जिसको मानता है, खेलता है, कंफर्टेबल फील करता है, वो बच्चे के साथ रहे तो बच्चा ज़्यादा बेहतर सीखता है। एंड last but most important, success experience for the child must be incorporated into this environment. अक्सर हम देखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है या कई चीज़ें बार बार रिपीट करने के बाद भी वो नहीं सीख पाता है, लेकिन उस माहौल में भी ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को शाबाशी देना, छोटे छोटे काम सिखाना जो वो जल्दी जल्दी आसानी से सीख सकता है, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ, और ज़्यादा वो मोटिवेट हो आगे सीखने के लिए। हमारे बच्चे कैसे सीखते हैं? व्हाट आर देयर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स? अब इसके बारे में बात करते हैं। आइसोलेशन यानी अकेलापन, ये जानना और समझना और मन में ठान लेना टीचर्स को और कई हद तक माता पिता को बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे 90% अपना समय अकेलापन महसूस करते हैं, अपने दुनिया में रहते हैं। उनके दुनिया में जाकर उनको सिखाना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ये बच्चे जाहिर सी बात है कि ग्रुप में बैठकर बाकी कई बच्चों के साथ बैठकर वो सीख नहीं पाएंगे। अधिकतर समय उनको इंडिविजुअल यानी 1-to-1 लेवल वी हैव टू गिव देम इंस्ट्रक्शंस एट अ वेरी 1-to-1 पर्सनल लेवल। दे रिलाई अपॉन इंटरप्रेटर्स because the communication modes that they use, the manner in which they express themselves, it's not easily understood by everyone. Only immediate family members or their special educator or a therapist who understands those communication modes can interpret it for the world around, and therefore they having an interpreter who understands them is extremely important. They have limited social experiences because they cannot interact with everyone, because other adults, even if they want to talk to this child, they may fail to do so because they do not know in what mode, in what manner they can communicate with this child, because so that this child will understand, and therefore their world is a very small place. A deafblind child lives in a very small world where probably only the parents and a teacher and a brother or a sister or a favorite neighbor form the entire world. They are unable to make friendships beyond this immediate world. Multiple hospitalizations also affects their learnings, because most of our children, they are not just deafblind, they might have other severe health issues, health conditions, because of which they have to undergo medical treatment, and that might lead to a delay in their learning because of frequent hospital visits, because of long term drugs or treatment. It might delay their speed of learning. Therefore, when we are planning a program, we must also take into account the child's health condition. A healthy child learns faster. A not so healthy child will have other major issues with his body. So when does he have the time to respond to you, to learn about alphabets or to learn about the world around? Because he is in constant pain. Bonding. Most of our children, as I said, are unable to relate to other adults around them, and therefore it becomes very difficult to enter this child's world, to develop a bond. But once you have the child, once you are able to develop a bond, the child recognizes you, you know you've got the child, and then that child responds to you much faster, much better, and learns much better.
एस्टैब्लिशिंग आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स, ये थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की बात है। हमारे बच्चे पानी पीना सीख जाते हैं, ग्लास पकड़ाओ तो मुंह में ले लेंगे पानी पीने के लिए, लेकिन पानी का एक कॉन्सेप्ट, पानी ग्लास में भी मिल सकता है, पानी बोतल में भी होता है, पानी टैप से भी निकल सकता है, पानी दरिया में भी होता है, पानी नीचे ज़मीन पर भी फैला जा सकता है। ये जो एक पानी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों को बताना, बार बार रिपीटेशन, बार बार समझाना। पानी को ही अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग स्तर पे बच्चों का एक्सपीरियंस कराने से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बच्चों में होता है। अक्सर एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, हम डे टू डे चीज़ों को सिखाने में इतने मशरूफ़ रहते हैं, इतने बिजी होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए टीचिंग के माध्यम से, वो नहीं कर पा रहा है। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, यानी चलने फिरने में उसको दिक्कतें होने की वजह से, और रिड्यूस्ड मोटिवेशन, यानी सीखने की एक इच्छा नहीं होने के वजह से हमारे बच्चों को सीखने में काफ़ी समय लगता है। जो नॉर्मली बच्चे महीने 2 महीने में सीख सकते हैं, वो शायद हमारा बच्चा साल भर लगाए, लेकिन सीखेगा ज़रूर अगर हमारे पास वो पेशेंस है और उतना टाइम हम बच्चे को देने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी मैं बताना चाहूँगी कि गाइडलाइंस फॉर टीचिंग, क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिज मैम बताएंगे, लेकिन सिखाने से भी पहले कुछ एज एजुकेटर्स या एज स्कूल प्रोग्राम, स्कूल कोऑर्डिनेटर्स, हमें गाइडलाइंस ध्यान में रखना चाहिए। बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए एक डेफ ब्लाइंड बच्चे के इंटरवेंशन और उसके लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए। सबसे पहले गुड इमोशनल रिलेशन विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है बच्चे को सिखाने के लिए। अगर हम बच्चे के साथ बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत माहिर टीचर बने तो शायद हमारा बच्चा हम अपने बच्चे के दुनिया में कभी नहीं जा पाएंगे। बच्चे के साथ बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है। क्लियर एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, हमें क्लियर होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली अपने बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं और उस चीज़ को हम अपने बच्चे को कम्युनिकेट करें। हड़बड़ी में, बहुत सारी चीज़ों के बीच में, जल्दी जल्दी में हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, हम तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा कुछ नहीं सीखेगा अल्टीमेटली उस तरीके से। क्रिएट सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, बच्चे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग इम्पॉर्टेंट है, उसका हमारे साथ होना हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है उसके साथ टाइम बिताना, और वो जितना भी मेहनत करता है हम उससे बहुत खुश हैं। और ये शाबाशी, ये फीडबैक बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़े थोड़े स्टेप्स में भी हमारे बच्चे सीख सकते हैं। प्रोवाइड अ रिएक्टिव एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि रिएक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे, सिर्फ कमांड पे काम करना चाहिए उसके साथ। टीचिंग एंड लर्निंग वर्ल्ड फॉर ऑल मेंबर्स, ये बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सिर्फ बच्चे को सिखाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा बच्चा हमारे साथ सीखेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमारे हाथों के माध्यम से या हमारे शरीर को टच करके वो जानता है कि हम कब खाना खा रहे हैं, हम कब चल रहे हैं, हम कब पेंटिंग कर रहे हैं, हम कब मिट्टी खोद रहे हैं, हम कब घूमने जाना चाहते हैं, हमें कब पसीना आ रहा है, हम कब हंस रहे हैं। ये जब सारी फीडबैक हमारे बच्चे को मिलेगा तो हमारा बच्चा भी ये सारा काम सीखने को मन करेगा उसका भी। चॉइसेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का माध्यम बढ़ाना है, उस जो भी वो बोलता है या एक्सप्रेस करता है अपने तरीके से, उसको हमें रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कांस्टेंट इंटरेक्शन, कोई ना कोई उसके साथ रहे, हमेशा उसको एक फीडबैक देने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए। जितना बची हुई उसकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, विजन हो या हियरिंग हो, जितना भी है रिमेनिंग विजन एंड हियरिंग, हमें मैक्सिमम उसको यूज़ करना है। ये नहीं सोचना है कि बच्चा हमारा थक जाएगा, कम देखे या हल्का फुल्का सुनता है, सुनाई नहीं देता है तो क्या फ़ायदा उसके साथ बात करके। नहीं, जितना भी वो सुनता है हमें उसको हियरिंग को पूरा यूज़ करना है। जितना भी वो देखता है हमें पूरी कोशिश करनी है कि उसके सामने ऐसे चीज़ों को हम प्रेजेंट करें कि वो अपनी निगाहें उसमें डाले और पूरी तरह अच्छे से देख पाए। यूज़ रूटीन्स ऑफ डेली लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे बच्चे
क्लासरूम में या अलग एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में या इस तरह के स्टूडियो में शायद बहुत कम सीखेंगे। हमारे बच्चे रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ में, ब्रश करते समय, नहाते समय, खाना खाते समय, घूमने जाते समय, पार्क में खेलते समय ज़्यादातर सीखते हैं। तो हमें सीखने का जो अपॉर्चुनिटी है उन जगहों में ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट, चाहे छोटा सा भी काम बच्चा करे तुरंत उसको हमें रिवॉर्ड देना है। एरियाज़ कौन से हैं, कौन से एरियाज़ में इंटरवेंशन ऑन रिहैबिलिटेशन है, वो आगे ब्रिज मैम बताएंगी। थैंक यू सुमित्रा। अभी सुमित्रा ने जैसे बताया कि हम लोग डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ किस तरह काम करते हैं, और डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करने के लिए सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि हमें अपने अंदर बहुत पेशेंस रखना है और उनको काम करने के लिए टाइम देना है। ये नहीं कि हम बहुत जल्दी उनसे अपेक्षा करें कि उनसे जवाब नहीं आ रहा तो हम तुरंत दूसरा एक्शन लेना शुरू करें। जो भी काम हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, एक बहुत आम सी बात है कि हम कहते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स। आखिर में ये एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल है क्या? सामान्य बच्चा भी करता है, दृष्टिहीन भी करता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आज डेफ ब्लाइंड बच्चे की। हमारे बच्चे के साथ ना दृष्टि है और साथ में ब्लाइंडनेस भी है। यहाँ ये बच्चा जो है इसमें टोटली ब्लाइंडनेस नहीं है, हो सकता है डेफनेस भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसको सारी एक्टिविटी सिखाने के लिए हमें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे की ज़रूरत पड़ती है। और जितनी भी एक्टिविटी हम बच्चे के साथ करते हैं हमें कोशिश करनी है कि उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर देना, और रूटीन जो है हमारा जनरल होना चाहिए। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि बच्चा 7 बजे से 10 बजे के बीच उठता है और ब्रशिंग वगैरह जो एक्टिविटी करता है, लेकिन हम यहाँ ये कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि 11 बजे कहते हैं उठो चलो ब्रश करो, 1 बजे उठ के कहते हैं चलो नहाना है। हम यहाँ बता रहे हैं कि बच्चे को नहाने का, ब्रशिंग का, कपड़े पहनने का हर एक समय एक होता है, और जिसके लिए उसको हमें ये सब ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग देने के लिए जो भी पार्टनर उसके साथ काम कर रहा है, आइदर फैमिली मेम्बर है या टीचर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जैसे बताया कि हम कोई भी काम जब करते हैं अकेला टीचर्स के ऊपर नहीं छोड़ते या अकेले मदर के ऊपर ना छोड़ के फैमिली के हर मेंबर्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उससे हमारा काम मोर इफ़ेक्टिव हो जाता है और तरीका जो है उनको सबको सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे बच्चे के पास ना देखने की वजह से सारी भाषा जो है छूना है, छू कर और बताकर, क्योंकि टच बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ एक बात आती है कि मेरा एक बच्चा ऐसा है जो डेफ ब्लाइंड है, मुझे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना है। बच्चा जाता है, करता है और आ जाता है, लेकिन प्रॉपर वे में करना कि पॉट में कैसे पहुंचना है, कैसे अपने ड्रेसेस को, पैंट को रिमूव करना है, जिप को खोलना है, जिप को बंद करना है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे ये सब नहीं करते तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो पैंट ही उतार दो, बार बार का चक्कर है। इससे बेटर है कि उसको सिखाने के लिए हम लोग एक तरीका सोचें कि जिस समय बच्चा मॉर्निंग में ये सब एक्टिविटी करता है, बिस्तर से उठता है, तो उस समय टीचर, मदर अपना वो टाइम फ्री करे और वहाँ पर बच्चे को दे, तो बच्चा जो ये एक्टिविटी है वो लर्निंग कैसे करना है, किस तरह जाना है, सिग्नल्स हैं। हमारे बच्चे के पास फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी जेस्चर्स है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ी अजीब अजीब हरकत करता है, समझ में नहीं आता कि इसका दिमाग है कि नहीं, लेकिन वो उसकी एक भाषा है जिसको वो बॉडी के साइन के थ्रू हमें बताना चाहता है कि मुझे अब क्या चाहिए या मैं क्या कर रहा हूँ। हम यही कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं बच्चा हमें कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन हमारे कोऑपरेशन में अब ये लगता है कि हम अपनी ज़बरदस्ती उस पर थोपते हैं। हमें अगर बच्चा कोऑपरेट नहीं करता और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाना जानता प्रॉपर, तो उसको खाना सिखाने के लिए हमने कोशिश ये करनी है कि जो उसकी लाइकिंग है, अगर वो खाना चाहता है चावल दाल और मैं ज़बरदस्ती उसको दही और रोटी दे रही हूँ, तो वहाँ शायद मेरा जो मकसद है कि इसको प्रॉपर वे में खाना सिखाना, वो शायद इतना सक्सेस नहीं होगा। क्यों ना उसको चावल दाल से ही मैं उसकी एक्टिविटी को लूँ और उसको सिखाऊं कि कैसे उसने स्पून के साथ एक खाना खा के चले आना बेटर ना हो। उससे ये है कि प्लेट में जब खाना रखा है तो चम्मच से खाना कैसे उठाना है। कई बार खाली चम्मच ही मुंह में जाता है, तो बच्चे को फीलिंग कराना कि चम्मच इस समय खाली है, उसको लेने से पहले चम्मच कैसे प्लेट में रखना है, कैसे मुंह तक लेके जाना है। ये एक्टिविटी जो है ये हमारे द्वारा पेरेंट्स को सिखाई जाती है और साथ में बच्चे को बैठ के कराई जाती है, जिसको कि पेरेंट्स लोग ऑब्जर्व करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना है। और यही है कि जैसे अगर बच्चा ड्रिंक लेता है, कई बार बच्चे को हम पानी वगैरह देते हैं तो वो सिप लेने की बजाय उसको छोड़ देता है, तो उसको कैसे ट्रेनिंग देना है, सिप कैसे ली जाती है। कई बार ग्लास से लिया जाता है, कई बार बच्चा
सिपर से पीता है, यही सब एक्टिविटी के लिए हमें उन्हें बार बार प्रेरित करना है। कई बार देखते हैं कि बच्चा चप्पल पहनता है लेकिन उल्टी पहनी है, तो क्या पोजीशन है कि बच्चों को बताने के लिए प्ले वे में कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे के ऊपर करो या मेरे ऊपर करो, हमें हर एक्टिविटी को बच्चे के साथ अपनी उसकी ओन बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना है कोशिश। इसी तरह एक्टिविटी डेली लिविंग स्किल के बाद हम चलते हैं कम्युनिकेशन की। जब बात आती है, मेरे बच्चे के पास डेफ ब्लाइंडनेस के साथ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन में वो बार बार कहीं ना कहीं फेशियल एक्सप्रेशन देता है, बॉडी जेस्चर्स देता है, बिहेवियर है, कुछ ऐसा इरिटेशन बिहेवियर वो दिखा रहा है जिसमें उसको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि वो बच्चा कुछ कहना चाहता है लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे रही हूँ और मैं बार बार उसको कुछ और कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए माध्यम है एक ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं कि बच्चा कुछ सुन नहीं रहा, मैं कैसे इसको समझाऊं, तो हम शुरुआत जैसे कहा कि चम्मच लिया। चम्मच एक मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। जब मैं बच्चे के हाथ में चम्मच देती हूँ तो उसको ये समझ में आएगा कि ये चम्मच मीन्स मुंह तक जाता है तो खाना शुरू होता है। और खाने के लिए जब बच्चा आता है तो मेरा ये है कि अब खाने का टाइम हुआ है। और खाना एक ऐसा इंटरेस्टिंग मोटिव है कि बच्चा जब भी अगर मुझे बात करनी है कि उसको कोई प्यार देना है, थपथपाना है, शायद हम टॉफ़ी और चॉकलेट से अगर उसके साथ काम शुरू करते हैं और साथ साथ थपथपा और प्यार भी देते हैं, तो हमारा बच्चा जो हमारा टारगेट है इसको प्रॉपर वे में खाना सिखाना, उसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और यही सारी जो कम्युनिकेशन है एक छोटे से दायरे में ना देकर हम लोग एनवायरनमेंट में निकलते हैं। जैसे सुमित्रा जी ने अभी कहा था कि हमारा बच्चा एक टेबल अगर बैठा है तो उसकी लिमिटेशन बस जहाँ तक हाथ पहुँचते हैं वहीं तक है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मॉडिफाई ये करना है कि बच्चे को उस जगह से उठाकर एनवायरनमेंट की जितनी भी जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जैसे प्लेग्राउंड है, मार्केट है, प्रेयर ग्राउंड है, म्यूज़िक क्लास है, ये सब जगह ऐसी है जहाँ हम अपने बच्चे को ले जाकर सारी चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं बाय टच, कि बच्चा समझ सके ये क्या है। अभी बात करते हैं वेदर की। अभी मौसम बदलता है, मेरे बच्चे के पास भाषा लिमिटेशन है कि मुझे उसको कम्युनिकेशन देना है। जब बारिश आती है तो हम कहते हैं मैं छाता भी निकालती हूँ, रेनकोट भी निकालती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के पास शायद बारिश आने से पहले ही वो जो सेंसरी स्टिमुलेशंस होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, जो बच्चे के पास एक खुशबू अंदर पहुँच जाती है कि बारिश आने से पहले जो ज़मीन से उठती हुई भीनी महक है वो उसके जहन में चली जाती है, लेकिन वो उसको रिएक्ट नहीं कर पाया। जब हम बारिश की बूंदों की तरफ बच्चे को बाहर निकालते हैं और छाता देते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनता है और मेरा कम्युनिकेशन बनता है कि छाता, बारिश आने पर छाता खुलता है, छाता खुलता है, अपने ऊपर रखते हैं और रखने से क्या होता है कि बारिश में आप भीगने से बच सकते हो। तो बच्चे को वेदर भी पता लगा और उसका इस्तेमाल भी पता लगा कि प्रोटेक्शन अगर मुझे अपनी करनी है तो छाता खोल लेना है। ठीक इसी तरह जब गर्मी और सर्दी की बात आती है तो हम लोग समर्स में मोस्टली बच्चों को वाटर गेम खिलाते हैं। वो पानी का खेल सिर्फ पानी का खेल ना रहकर हमारे लिए वो बहुत बड़ा माध्यम है कि उसमें बच्चे की जो और स्किल्स हैं, जैसे मोटर डेवलपमेंट है, इसमें भी बच्चा बहुत प्रोग्रेस करता है। इसी तरह सैंड प्ले है, बच्चों को अगर फिंगर मूवमेंट नहीं करता है, मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, जो आगे मैं बता रही हूँ कि हमारे बच्चे की मेनली प्रॉब्लम होती है कि खाना खा रहा है लेकिन जब तक माँ खिलाती हैं, टीचर खिलाती हैं, कोई फील्ड वर्कर है, सुपरवाइज़र है, इस तरह हम लोग हेल्प कर देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मेरे बच्चे को तो मैम इसके साथ साथ ग्रिप में प्रॉब्लम है, ग्रास्प में प्रॉब्लम है, तो हमें उसको ग्रिप और ग्रास्प के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है जिससे कि हमारे बच्चे को उठाना, मुंह में ले जाना, ये सारी एक्टिविटी। बच्चे ने उठाने की तो कोशिश की लेकिन वो खाना मुंह तक ना ले जाके नीचे गिर गया, लेकिन हाथ जा रहा है वहाँ और खाना नीचे गिर चुका है। तो इन सब के लिए कि किस तरह छोटी छोटी बाइट टाइम देने के साथ बच्चे को हमें देना है। और ये जो पूरी ओवरऑल है एक बॉडी, इसमें फाइन मोटर तो हम कर रहे थे बात ग्रिप और ग्रास्प की, लेकिन जो हम मोटर डेवलपमेंट में आता है तो पूरी बॉडी की भी बात करते हैं। हमारा बच्चा अक्सर बॉडी मूवमेंट में क्या करता है, जंपिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है। अभी सुमित्रा जी ने जैसे बताया कि हमारे बच्चे की प्रॉब्लम है एक मोबिलिटी, क्योंकि उसको हमेशा एक एक सपोर्ट चाहिए, ह्यूमन सपोर्ट चाहिए, आइदर केन सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए हमें उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह की एक्टिविटी में अगर हमारे बच्चे को डेली रूटीन में बाहर ले जाकर हम बार बार ऐसे एक्सपोजर देते रहें तो बहुत बच्चे को प्रोग्रेस और तरक्की मिलती है। जी, गंगानगर से एक कॉल है, पहले अच्छा। कॉल ले लेते हैं। कॉल दे दीजिए।
गंगानगर से कॉल दे दीजिए। हेलो, अच्छा आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा ठीक है। अभी हम मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। इसी के साथ साथ जो एरियाज़ हैं हमारा, हमें इनके साथ काम करते करते आते हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल से हैं, लेकिन चलकर हमें वहीं आना है कि ये एक्टिविटी सारी रिलेट है हमारी सेंसरी इंटीग्रेशन से। हम लोग विजन, हम कहते हैं ये कंफर्म श्योर नहीं है कि बच्चा 100% ब्लाइंड होता है, ऐसा मतलब है मानना, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो लो विजन होते हैं, जिनमें आंशिक रूप से कुछ दृष्टि होती है। उन बच्चों के लिए अगर डेफ ब्लाइंड है और आंशिक दृष्टि है तो उन बच्चों के साथ हम लोग उनको ऑडियो टेस्ट करते हैं। ऑडियो टेस्ट करने के लिए उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा बच्चा है वो ऑडियो को आइडेंटिफिकेशन है उसमें डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। जब मम्मी और सिस्टर दो आवाज़ें बच्चे के पास आती हैं तो क्या वो उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि माँ बुला रही है या सिस्टर बुला रही है। इट्स मीन बच्चे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हियरिंग बची है। और इस हियरिंग टेस्ट के लिए हमें डॉक्टर्स की जो डायग्नोज रिपोर्ट है उसको भी ध्यान में। जी गंगानगर से कॉल दीजिए। सॉरी, गंगानगर से कॉल है, कॉल दीजिए गंगानगर से। जी अपना सवाल पूछिए। शायद लाइन खराब है। हेलो, अपना सवाल पूछिए। शायद लाइन खराब है, हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। अभी हम हियरिंग की बात करते हैं कि हर बच्चे में इतनी मतलब ज़रूरी नहीं है कि 100% हियरिंग लॉस हो, लेकिन ये हियरिंग लॉस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें डॉक्टर्स की डायग्नोज रिपोर्ट पर ध्यान देना है कि जो डॉक्टर ने टेस्ट किया है उसमें क्या डायग्नोज रिपोर्ट है। उसके बाद फिर काम बनता है कि जब बच्चा स्कूल में आता है या किसी फील्ड वर्कर के अंडर में आता है और उसको हियरिंग टेस्ट करने पर पाया जाता है तो बहुत तरह से उसका टेस्ट किया जाता है कि बच्चे के अंदर जो हियरिंग है वो कितना है, क्या वो गिरी हुई बहुत लो पिच की आवाज़ को पहचानता है या हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस को आइडेंटिफाई कर पाता है, ताली बजती है, घंटी बजती है, प्लेट बजती है, कोई चीज़ नीचे गिरती है तो बच्चा कुछ देर के लिए जो अपनी सेल्फ स्टिमुलेशन करता है वो रोक देता है। अगर वो रोक देता है मीन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत रेजिडुअल हियरिंग है। हम ये कहते हैं कि अगर बच्चे में बची हुई दृष्टि या बचा हुआ सुनना है तो उसका हमें इस्तेमाल करना है, और अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो और सेंसरीज़ है वो बहुत अच्छे से हम उसको उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की जितनी भी बची हुई इंद्रियाँ उनको हमें लेज़ी नहीं बनाना। हम कई बार कहते हैं कि बच्चे में थोड़ी दृष्टि है, चलो इसको पूरा काम ऐसा कराएं जो बाय टच हो, लेकिन कहा जाता है कि अगर बच्चे के पास थोड़ा बहुत दिखता है तो उसको देखने भी दीजिए, और बाद में जब लगता है कि ये काम आप देख के नहीं छूकर ही होता है तो उसको छूने के लिए प्रेरित करिए। हमने हर चीज़ में ये ध्यान में रखना है, हर बात में, कि हमें एज का ध्यान रखना है। एक बच्चा मेरे पास 6 महीने का भी है जिसको मुझे क्या ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को तो आप गोद में लेकर ही ट्रेनिंग देते हो कि उसके हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, आई मूवमेंट, हियरिंग में वो जब मम्मी बुलाती है या आवाज़ होती है तो रुकना, रोना, चिल्लाना। लेकिन यही काम अगर एक 6 साल का बच्चा करता है तो 6 साल के बच्चे में क्या है कि उसकी एक्टिविटीज़ हमारी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी एक्टिविटीज़ को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है, और उसको गोद में नहीं, उसको लेकर हमें पकड़कर चलना, घुमाना, फिराना और एक्सप्लोर करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन देना है। हम ये कहें क्योंकि मेरे बच्चे के पास भाषा प्रॉब्लम, क्योंकि डेफ ब्लाइंड है, तो हमें उसको एक्सप्लोरेशन ज़्यादा देना है। जब जब उसको एक्सप्लोरेशन मिलेगा, एक प्लेट भी एक्सप्लोर करता है, टेबल एक्सप्लोर करता है, वाटर बॉटल एक्सप्लोर करता है, तो एक्सप्लोरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन से ही बच्चे का टच है, और जब टच बच्चा करता है तो मेंटल मैप बनता है, बच्चे के दिमाग में एक पिक्चर जाती है। और सेंसरी इंटीग्रेशन में यही है कि जितनी भी इंटीग्रेशन है, हमारा स्मेल है, बच्चा चलते चलते सूंघता है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमें उस मुकाम पर पहुंचाना है कि जहां बच्चा कल अपने आप छड़ी उठाए चले, लेकिन उसके लिए हमें उसकी सेंसरी को शार्प करना है। हम ये कह दें कि मेरे बच्चे की सेंसरी शार्प है, ऐसा नहीं है। हमें उसको शार्प करने के लिए बार बार उसको उस पर ध्यान देना है कि चलते समय एक खुशबू आई तो कहाँ थे, वापस लौटाना है। और हमारे एक्टिविटीज़ में बार बार रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँ कि मैंने आज बच्चे के साथ 3 दिन क्लासरूम से बाथरूम का ओरिएंटेशन कराया, क्लासरूम से बाथरूम का ओरिएंटेशन कराया,
लेकिन नहीं, हमारे बच्चे के लिए रेपुटेशन, जिस तरह सुमित्रा जी ने पहले भी कहा था कि शायद कभी कभी साल भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि बच्चा आपको कितना कोऑपरेट कर रहा है। कई बार बच्चे का कोऑपरेशन हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें यहाँ पेशेंस और टाइम देते हुए उसके साथ काम करना है और ये नहीं सोचना कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हम जब धीरे धीरे हियरिंग से और सेंसरी इंटीग्रेशन से आगे बढ़ते हैं तो हमारे होता है शुरुआत एकेडमिक्स के ऊपर। अब एकेडमिक्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? जब लगा कि अब बच्चा 6 साल का हुआ, मैंने इसके साथ मोटर के ऊपर काम करके दिया, इसका सेंसरी इंटीग्रेशन में जितना भी एक्टिविटीज़ थी सब किया, बच्चे की मोटर डेवलपमेंट अच्छी है, एडीएल अच्छी होगी। एडीएल इन द सेंस इंडिपेंडेंटली खा सकता है, अपना काम कर सकता है, किचन से जाके अपनी प्लेट ला सकता है, वापस रख सकता है। तब हम कहते हैं कि अब हमारा शुरू होता है एकेडमिक्स में कि बच्चे को मैथ्स कराना है। मैथ्स कराने के लिए माध्यम क्या है? अगेन हमारे पास माध्यम है कि ऑब्जेक्ट हमारा बीच में रहेगा, जिसके थ्रू हम बच्चे को 1 से लेके 5 और 5 से लेके 10 तक काम करा सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट फिर वही है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इंटरेस्टिंग हो सकता है वो टॉफ़ीज़ हो सकता है वो फ्रूट्स हो सकता है वो वेजिटेबल्स हो सकता है आजकल जैसा सीज़न है। कई बार हम बड़े बच्चे को जब लेते हैं तो हम कहते हैं वैरायटी ऑफ टेक्सचर देके उसको टच देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस बच्चे के साथ बात करते हैं कि हमने इस बच्चे को देना है मैथ्स के लिए। तो हमने कहा कि चलिए फिंगर, हम लोग बॉडी पार्ट से सेल्फ से शुरू करते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट्स में नाक कहाँ है या कान कहाँ है। ये हमारी लैंग्वेज भी है जिसमें हम उसको कान के बारे में बताते हैं कि तुम अपना कान छुओ, मेरा कान छुओ। फिर वो देखता है कि कान में छूने के बाद मेरा जब हाथ मेरे कान पे गया तो एकदम कुछ नहीं था, लेकिन जब टीचर के या मदर के कान में जाता है तो कुछ और भी होता है। सेम उसी तरह बच्चे का हाथ जब चूड़ी पर पड़ता है तो एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि ये टीचर कैसी है, या मेरी मदर है, या ये कौन है। बहुत जल्दी हम कई बार देखते हैं बच्चा हमें छूने से सूंघता भी है। वो ही हमने कहा कि ऑल्फैक्टरी जब बच्चे की होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसके ट्रेनिंग में कि वो इतना शार्प हो जाता है कि वो आराम से आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये फलां टीचर है, ये मेरी आंटी है या मेरी सिस्टर है, क्योंकि टच ही उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसी तरह लैंग्वेज हम लोग धीरे धीरे करते हैं कि बच्चा ब्रेल करता है। ब्रेल करने के लिए हम लोग बच्चे को लगता है कि अगर ये टोटली ब्लाइंड है तो उसको ब्रेल के ऊपर लाएं। ब्रेल के ऊपर लाने के लिए पहले टच डेवलप करना है। टच डेवलप करने के लिए उसको रीडिंग मटेरियल उसके हाथ के नीचे इतनी एक्सप्लोरेशन देनी है कि एक प्लेन पेपर के ऊपर जब कोई चीज़ उभर कर आती है, कोई फिगर है, कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व है, तो क्या बच्चा उसके ऊपर हाथ को मूवमेंट कर पाता है? नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए बार बार उसको एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करना है। यह एनकरेजमेंट इसमें टीचर्स और बच्चा है, लेकिन पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है इसमें एक्टिविटी में। और जब लगता है कि मेरा बच्चा लो विजन है, लेकिन लो विजन बच्चे के लिए हमने कोशिश करनी है ब्रेल के अलावा उसको प्रिंट दें। अब प्रिंट कैसा दें? मेरा बच्चा लो विजन में लार्ज प्रिंट फॉलो करता है, ब्लैक के ऊपर वाइट से देखता है, या वाइट बैक नीचे बेस हो तो ब्लैक देखता है। कंट्रास्ट के ऊपर ध्यान देना है। कलर कैसा होना चाहिए? कई बार बच्चे की कॉपी के ऊपर जब बहुत ज़्यादा ग्लेयर पड़ती है तो प्रॉब्लम होती है कि बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अगर चाइल्ड डेफ ब्लाइंडनेस के साथ एल्बिनो में है तो प्रॉब्लम है कि एल्बिनो बच्चे को ऑलवेज कैप बना के हमें प्रोटेक्शन देकर उसको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है। कई बच्चे हैं लो विजन है, लेकिन उनको हैंड मैग्नीफायर, ग्लासेस, ये सब डॉक्टर्स एडवाइस जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हम उन्हें प्रोवाइड करना है। हियरिंग में बच्चा हियरिंग एड पहनता है। इस तरह की एक्टिविटी को अगर हम ध्यान में रखें तो बच्चे का जो मकसद है वो बहुत आसान हो जाता है और काम को वो बहुत आसानी से सीख लेता है। और इस तरह जो स्टैंड मैग्नीफायर है, हैंड मैग्नीफायर है, क्योंकि सभी चीज़ हम थ्रू आउट द डे जितना भी हम कुछ काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। जी, गंगानगर से कॉल दीजिए। गंगानगर से एक कॉल है। हेलो, अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए। अपना सवाल पूछिए। लगता है कॉल कुछ कट गई है। अब हम अच्छा, हम लोग अपना, मैं आगे शुरू करती हूँ। हम एकेडमिक के ऊपर बात कर रहे थे कि एकेडमिक जब बच्चा करता है तो पेरेंट्स का हमसे सवाल होता है कि मैम क्या मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में, या मेरा बच्चा कभी स्कूल जाएगा? हम ये कहते हैं कि हाँ, आपका बच्चा स्कूल जा सकता है, लेकिन शायद
कुछ समय लगता है, और समय तभी लगता है जब हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता। अगर हमें प्रॉपर कोऑपरेशन मिले पेरेंट्स का और टीम का, तो आपका बच्चा स्कूल जाता है। डिपेंड ये करता है कि आपका बच्चा स्कूल जाने पर, हो सकता है कि नॉर्मल स्कूल में वो सारे सब्जेक्ट्स फॉलो ना करे, कुछ एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को फॉलो करता है। बाकी जितने रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं जो स्पेशल नीड्स के लिए चाहिए, उसके लिए बच्चा वापस स्पेशल स्कूल में आके ट्रेनिंग ले सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी और काम को रोकना नहीं है, बल्कि जो काम हम कर रहे थे उसको और जोश में करके बच्चे को प्रूव करना है कि हमारा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और लास्ट में कहती हूँ, जिस एरिया का जो लास्ट सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम है वो ओरिएंटेशन मोबिलिटी है। विदाउट ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हम कुछ नहीं कर सकते। हम पढ़ा भी दें, हम खिला भी दें, हम नहला भी दें, लेकिन अगर मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट वॉक नहीं कर सकता, अपने सराउंडिंग में आ जा नहीं सकता, तो हमें हमेशा फिर किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। ओरिएंटेशन क्या है? बॉडी कॉन्सेप्ट है। अपने आप को पूरे एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी को रिलेट करके जोड़कर उसके साथ डायरेक्शन का पता लगाना। हम क्या करते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, क्लासरूम से बाहर बच्चा आता है, तो अगर वो इस तरह डायरेक्ट चल पड़ता है तो कई बार वो टकराता है और लॉस ऑफ द स्पेस वाली सिचुएशन में आता है कि भटक जाता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि प्रॉपर वे में बच्चे को डायरेक्शन और टेक्निक्स बताई जाएँ कि बच्चे को चलते समय किस तरह डायरेक्शन लेना है, और चलते समय अपने आप को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। शरीर के हाथ सामने रखकर चलना चाहिए, दीवार का सहारा लेकर चलना चाहिए। बहुत छोटा बच्चा है तो बेड की सपोर्ट से चलना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पहले के लोग लकड़ी के वॉकर यूज़ करते थे, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे बच्चे की मोबिलिटी में प्रॉब्लम है। ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है तो ओरिएंटेशन के लिए छोटे छोटे स्पेस से हम लेना शुरू करें कि घर के एक कमरे से लेके सीढ़ी तक लाना, सीढ़ी से लेके वापस बाथरूम तक ले जाना। जो ये तरीका है, ये बहुत छोटे छोटे में लेने से बच्चा जल्दी करता है और उसके माइंड में एक मैप बनता है। क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी में हम लोग बॉडी मैप और मेंटल मैप और टैक्टाइल मैप, इन तीनों के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि जब ब्लाइंड डेफ है बच्चा, तो उसको ये दिखाया जाता है कि ना देखने से उसके सामने हाथ के नीचे जब कोई उभरी हुई चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में पड़ती है और उसके पाम के ऊपर हाथ रखा जाता है कि हमको वॉक करना है, स्ट्रेट वॉक करना है। तो ये बॉडी के ऊपर भी आता है, और यही आप पेपर के ऊपर और टैक्टाइल बोर्ड में जब बनाते हैं, और उसमें हम लोग लैंडमार्क और क्लू रखते हैं। लैंडमार्क ये है कि क्लासरूम का एक दरवाज़ा बनाना है, तो उसके लिए कुछ आपको चीज़ यूज़ करनी है, लाइक थर्मोकोल आपने वहाँ पेस्ट कर दिया, और वहाँ से मैंने कहा बाथरूम तक जाना है, तो सेम मैं थर्मोकोल सेम बाथरूम में नहीं यूज़ करूँगी। बाथरूम के लिए दरवाज़ा मेरा जो लैंडमार्क बनेगा, वो जो एंट्रेंस है वहाँ से मैंने वहाँ एक वुड का एक पीस पेस्ट कर दिया। तो बच्चे को इधर से डोर से क्लासरूम के और टॉयलेट के बाथरूम डोर तक ले जाने के लिए वो रास्ता जब देना है, वो मेंटल मैप जब उसके हाथ के नीचे पड़ेगा तो वो उसके दिमाग पर उसकी छवि बनेगी। और जब दिमाग पर उसकी छवि बनती है और उस छवि पर 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन हम रेगुलर उस रास्ते पे बच्चे को लाना और ले जाना करते हैं, तब बच्चे के माइंड में वो पिक्चर बनती है और वो फिर विदाउट सपोर्ट, विदाउट हेल्प इंडिपेंडेंट वॉक कर सकता है। क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी में यही है कि अगर आप बच्चे के साथ ये चाहते हो कि बच्चा कॉन्फिडेंट के साथ वॉक करे, तो उसके लिए उसको इंडिपेंडेंट वॉक के लिए बाद में धीरे धीरे आप दीवार से हटाकर, एक ह्यूमन सपोर्ट से हटाकर हम उसको केन देते हैं, जो बहुत सिस्टमैटिक वे है हमारा। क्योंकि छड़ी एक ऐसा माध्यम है, जिस तरह कहते हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सारी स्किल्स हम कवर करते हैं, इस तरह हम उनको कहते हैं कि बच्चा साइटेड गाइड टेक्निक भी यूज़ करता है, जिसको कहते हैं कोहनी पकड़ के चलना विद द सपोर्ट सिस्टम। लेकिन और अपने आप को मोर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए केन टेक्निक्स बच्चे को सिखाई जाती हैं कि छड़ी का कैसे इस्तेमाल करना है। हम नॉर्मली ब्लाइंड को बताते हैं कि वर्बल की ऐसे ऐसे जाकर ऐसे लिखना, लेकिन इस बच्चे के लिए कुछ मेरे पास लिमिटेशन हो गई है कि मुझे अगर इसको स्कूल से बाहर मार्केट तक ले जाना है तो कई दिन तक विद साइटेड गाइड सपोर्ट बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे पैसेज को कवर करके बड़े तक पहुंचना है। और लैंडमार्क मेरा हमेशा एक रहेगा, स्कूल से लेटर बॉक्स सेक्टर 5 या स्कूल से पोस्ट ऑफिस या स्कूल से फ्रूट शॉप, ताकि बच्चा रहेगा कि अगर मैंने फ्रूट शॉप रखी है तो मैंने 15 दिन उसी रूट पर जाना है। जब 15 डेज तक वो रूट कवर हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए अगर हम बच्चे को उस जगह पर छोड़ते हैं तो वहाँ पे उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन जो हमने की थी वो काम शायद करती है और डायरेक्शन बच्चा लेता है ऑटोमेटिकली। थोड़ा भटकता है लेकिन वो धीरे धीरे वो जब डायरेक्शन ले लेता है तो अपने मकसद पर पहुंच जाता है। इस तरह ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी होती है कंप्लीट, और ये सारे एरियाज़ पे थ्रू आउट द डे हमें काम करना पड़ता है।
और जब हम थ्रू आउट द डे काम करते हैं तब हमें लगता है कि हमारे बच्चे में कुछ प्रोग्रेस हुई है। इसके लिए अब आगे थैंक यू मिसेस ब्रिजवाल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से डेफ ब्लाइंड बच्चों की टीचिंग के लिए काम करें। अब मैं सुमित्रा मिश्रा से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें ये बताएं कि क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए। थैंक यू हेमलता एंड थैंक यू ब्रिज मैम, मेरे लिए आपने काम आसान कर दिया, इतना सारे डिटेल में आपने बताया। मैं फिर से ये उन्हीं एरियाज़ को लेकर, चाहे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हो, चाहे ओरिएंटेशन मोबिलिटी हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, जितने सारे ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन एरियाज़ की हमने बात की, उन्हीं सब एरियाज़ को लेकर मोटे मोटे तौर पर हमारे स्ट्रैटेजीज़ क्या होना चाहिए बच्चों को ये सारी चीज़ सिखाने के लिए। यानी एक टीचर या एक स्पेशल एजुकेटर या एक पेरेंट में कौन से स्किल्स या कौन से टेक्निक्स उनको आना चाहिए जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ, ताकि बच्चे हमारे जल्दी सीखें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस, हमारा मकसद है बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारा बच्चा शायद कभी भी पूरी तरह यानी टोटली इंडिपेंडेंट ना हो पाए। इसलिए हम छोटा सोचें, काम हमेशा सिखाने के लिए छोटे छोटे टास्क को हम प्लान करें, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को हम प्लान करें और उसी में वो इंडिपेंडेंट होता जाए। अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चा हमारा पूरी तरह खाना खा लेगा और साल भर 6 महीने 2 साल तक हम बच्चे को खाना खाना सिखाते रहे और ये 2 साल बाद हम बोले कि बच्चा अभी तक हमारा खाना खाना नहीं सीखा है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं कि हम खाना खाने को भी डिवाइड कर दे छोटे छोटे टास्क में, जैसे कि हमने पहले बच्चे को सिर्फ सिखाया मुंह तक हाथ में पकड़ के रोटी ले जाना, तो हम 6 महीने में हो सकता है ये देखें कि हाँ पूरा खाना वो नहीं खा पाता है लेकिन मुंह तक रोटी या चावल वो ले पा रहा है। दूसरा, अगर हम उसी में हमने देखा कि चलो अब वो रोटी को दाल के साथ या सब्जी के साथ मिलाएगा और फिर मुंह तक ले जाएगा, तो बच्चा शायद वो छोटा टास्क सीखने में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। The trick is when we are planning an intervention plan for the child, do not plan big. Children will be confused, they will not learn, teachers will be demotivated, parents will be demotivated, net result बच्चा कुछ नहीं सीखता है, unsuccessful experience and training intervention is not successful. Plan small, plan specific and plan first for things that the child is interested to do. May not be something that it is very compulsory or important for the child to learn in your point of view, but it is important for the child because the child likes doing it. So plan from those activities. Be an advocate for the child, यानी विश्वास करना अपने अंदर, अपने आंतरिकता से ये विश्वास करना, ये मानना मेरा बच्चा सीख सकता है, सीखेगा, मैं भी साथ सीखूंगी, हम साथ मिलकर काम करेंगे, और क्यों नहीं सीखेगा, मेरा बच्चा सीखेगा। ये एक कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा गोल, हमारा लक्ष्य हमारे सामने क्लियर है तो ये तरीका नहीं तो वो तरीका, ये वस्तु नहीं तो वो वस्तु, इनके साथ नहीं तो उनके साथ, इस जगह या इस समय नहीं तो उस समय पर सिखाना, तरीका हमको अपने आप आ जाएगा। अगर हमारा गोल क्लियर है, हमें क्लियरली मालूम है कि हम क्या सिखाने के लिए जा रहे हैं बच्चे को। टीच स्किल्स दैट आर फंक्शनल। बच्चे कम सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, बहुत थोड़े थोड़े समय तक एक साथ वो इंटरवेंशन या ट्रेनिंग ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें पहले सिखाना जो बच्चे के रोज़मर्रा के दिन में उसको सबसे ज़्यादा काम आए, जिसको सीखकर वो खुद थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सके, और उससे भी इम्पॉर्टेंट उसके पेरेंट्स को थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ा उनको भी लगे कि उनके ऊपर से प्रेशर कम हो रहा है। ये सारी चीज़ों को बच्चों को पहले सिखाना ज़रूरी है। टीच स्किल्स इन अ नेचुरल सेटिंग। जितने सारी चीज़ें ब्रिज मैम ने यहाँ पर आपको बताया, आपने देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत फैंसी क्लासरूम में बैठकर बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या टीचिंग एड्स यूज़ करके हमें सिखाना है। बच्चे को अपने नेचुरल परिवेश में, अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीखने से वो ज़्यादा जल्दी सीखता है। ब्रेक टास्क्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हम बच्चों को सिखाएंगे, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं टास्क एनालिसिस करना। एक टास्क को टास्क एनालाइज करके छोटे स्टेप्स में उनको सिखाना। प्रोवाइड असिस्टेंस एज नीडेड। बच्चे को कितना हेल्प किस समय चाहिए उसके हिसाब से हम उसको असिस्टेंस दें। यह नहीं कि पूरी तरह हम उसके हाथ पकड़ पकड़ के सारा टाइम काम कराएं, और ये भी नहीं कि हम खड़े हो जाए और करो
तुम करो, उसको इंस्ट्रक्शन दे। जितना सपोर्ट के साथ, मिनिमम टू मिनिमम सपोर्ट के साथ बच्चा कर सकता है, हम उतना सपोर्ट, उतना सहारा दें। और बीच बीच में हम भी थोड़ा स्टेप बैक करें, थोड़ा पीछे हट जाए, बच्चे को गलती करने दीजिए, सीखने दीजिए, गिरने दीजिए। वो गलती करेगा तभी उसको मौका मिलेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। लंबे समय के लिए हमें ये ट्रेनिंग देनी है, रिपीटेड ट्रेनिंग देनी है। आप शायद बोर हो जाए वही चीज़ कराकर। अगर आप बोर होते हैं तो उस चीज़ को कराने का एक दूसरा तरीका आप ढूंढ लीजिए, लेकिन कराना ज़रूर है उस चीज़ को रिपीटेडली, बार बार। स्पीक टू स्टूडेंट्स इन अ नॉर्मल लैंग्वेज एंड वॉइस। ये हेलो जी, मणिपाल से कॉल दीजिए। हेलो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल कट गया है। वी कैन कंटिन्यू। ओके। ये एक हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे हमारे डेफ ब्लाइंड है, बधिरांत है, वो सुनते नहीं है, तो हमें हर चीज़ इशारों से कर देना चाहिए, या हम कैसे भी, हमारा कैसा भी चेहरा हो, कहीं पर भी हम देखकर बच्चों को काम करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो हमको देख नहीं रहा है, हमको सुन नहीं रहा है। लेकिन ये पूरी तरह सही बात नहीं है। बच्चे हमको टच करते हैं, हमारा इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे काम करने का तरीका, हमारा ओपननेस बच्चे को सिखाना, बच्चे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं टच के माध्यम से। इसलिए जब भी हम काम करते हैं, हमारा नेचुरल सेल्फ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट होकर, टीचर बनकर उनको सिखाने की कोशिश करें तो बच्चे और हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। हमारा नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मल होंगे तो हमारे बच्चे हमारे टच के थ्रू, हमको स्पर्श करके वो जान सकते हैं कि टीचर हमारे साथ है, और जल्दी सीखेंगे। यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ग्लास के बारे में बता रहे हैं, कोई खिलौनों के बारे में बता रहे हैं, जूते के बारे में बता रहे हैं, तो छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने ना यूज़ करके वही सारी वस्तुओं को हम हमेशा अपने टीचिंग प्रोग्राम में रखें जो बच्चा नॉर्मली, रूटीन तौर पर अपने लाइफ पर यूज़ करता है। जितना हो सके हम उनको नेचुरल चीज़ें दिखाएं, उससे उनको सीखने में आसानी होती है, उससे उनको एक्सप्लोर करके दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं उसको जानने में आसानी होती है, और उससे वो रिलेट कर सकते हैं। अरे ये तो मेरा जूता है, अरे ये तो मेरा ग्लास है, या अरे ये तो मेरा बैग है, तो वो जल्दी सीखेंगे उससे। बच्चों को सिखाने का एक और स्ट्रैटेजी क्या है? नॉर्मली हम अपने बच्चों को आईईपी के माध्यम से सिखाते हैं, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान होता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान क्या है? हर एक बच्चे के लिए ये एक करिकुलम है, ये एक उसका एक अपना पर्सनल स्पेशल करिकुलम है। जो बच्चे को साल भर में सिखाना है वो बच्चे के लिए हम एक आईईपी में लिख लेते हैं। ये सिस्टमैटिक है, इससे हमारा लक्ष्य क्या है क्लियरली हम बता सकते हैं, हम लिखते हैं। कैसे, कितने समय में पहुंचना है, किस किस के साथ मिलजुल कर काम करना है, ये सारा कुछ है आईईपी के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। और आईईपी के माध्यम से जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम फोर्स होते हैं, या हमारे लिए मौका मिलता है कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। डे टू डे नहीं तो कम से कम 15 दिन, 1 महीने में हम ऑब्जर्व करके एक असेसमेंट, क्विक असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चा हमारा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, ये उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मेरा ये तरीका जो मैं यूज़ कर रही हूँ उससे बच्चे को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक कॉन्स्टेंट ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन, ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, चलता रहता है, जिसके वजह से अगर हमारे अंदर, हमारे प्लानिंग में या काम करने के तरीके में कमी हो तो वो भी पूरा होता है और बच्चे को भी सिखाना आसान रहता है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी, यानी साल जब बच्चे को ट्रेनिंग रिहैब प्लान में हम रखते हैं तो हर साल के एक आईईपी को हम कंपेयर करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि पिछले साल भर में उसने कितना सीखा, क्या सीखा और आगे क्या सीखेगा वो। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये हमारे टीचिंग प्लान्स है, ये हमारे स्ट्रैटेजीज़ है और ये हमारे ट्रेनिंग एरियाज़ हैं। अब एकदम ब्रीफ में लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि कब इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन शुरू होता है। व्हेन डज इट बिगिन? एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बच्चे को हम ट्रेनिंग और इंटरवेंशन प्लान में लें। और कब ख़त्म होता है? ख़त्म नहीं होता है, अडल्ट लाइफ, एल्डरली एज तक भी हम
कुछ ना कुछ रिहैबिलिटेशन में कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, तो हमें सिखाना भी चाहिए। बच्चे को कौन कौन सिखा सकता है? एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम चाहिए, जाहिर है, जिसमें विजन, हियरिंग, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, सभी कोई इस टीम में होते हैं बच्चे के इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन प्लान में। लेकिन सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो है फैमिलीज़ की, यानी पेरेंट्स की। पेरेंट्स ही आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं आपके बच्चे को सिखाने के लिए, और साथ ही साथ आप एक फैमिली के सबसे बड़े फ्रेंड, सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, क्योंकि दोनों का गोल एक है, बच्चे को इंडिपेंडेंट करना, और दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा बेहतर इंडिपेंडेंट होगा। हमारा हमेशा मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे के सीखने के साथ साथ हम किस प्रकार उस फैमिली को थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं, उस फैमिली को थोड़ा रिलीव कर रहे हैं, और क्या हम जो सिखा रहे हैं उसमें पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर सहमत हैं, उनकी सहमति के साथ हमें अपना इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन प्लान करना चाहिए और काम करना चाहिए। With that, I end my part of the presentation. Hemlata ji, if you have anything else to ask or any questions. थैंक यू सुमित्रा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया कि कैसे डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ इंटरवेंशन किया जाए, किस तरह से उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ टीचर्स सिखाते हैं, और कैसे उन्हें हम उनके आसपास के माहौल में एडजस्ट करते हैं या उनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। इसके बारे में हमारे मन में सवाल तो बहुत हैं, लेकिन एक जो छोटा सवाल है जो मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि इस तरह के बच्चों को, जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके लिए अगर मेरे शहर में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कहाँ कांटेक्ट करूँ? कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो आपके नियरेस्ट जो स्पेशल स्कूल, ब्लाइंड स्कूल या डेफ स्कूल है, उसमें आप जाकर कुछ ना कुछ सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी इंडिया में कई जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। मैं तो ये कहूँ कि आप आरसीआई को कांटेक्ट करें। आरसीआई के अपने रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज है डेफ ब्लाइंडनेस पर, जो कि हेलन केलर इंस्टीट्यूट और क्लार्क स्कूल चेन्नई में, मुंबई और चेन्नई दोनों जगह चलती है, वहाँ पर ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और उसके आगे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डेफ ब्लाइंडनेस पर या आज के चर्चा के ऊपर, तो आप हमें लिख सकते हैं सेंस इंटरनेशनल इंडिया में, और पूरी तरह हम जितनी भी जानकारी हो हम आपको दे सकते हैं फिर। थैंक यू सुमित्रा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको इस विषय पर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सेंस इंटरनेशनल या आरसीआई से संपर्क कर सकते हैं। अगली टेलीकॉन्फ्रेंस में हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए एड्स एंड अप्लायंसेस के विषय में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्वीकार हैदराबाद के एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। आप 11 बजे से 12 बजे तक इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। मैं आज के अपने विशेषज्ञों, व्यूवर्स, ईएमपीसी के सभी कर्मचारियों और आरसीआई के अपने सहयोगियों का धन्यवाद देती हूँ, जिनके सक्रिय सहयोग के कारण यह कार्यक्रम सफल हो सका। कार्यक्रम के समापन से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि डेफ ब्लाइंड बच्चों या बड़ों के साथ कार्य करते समय धैर्य रखें, साहस न खोएं। इन बच्चों के साथ इंटरवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन में समय लग सकता है, लेकिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसा कि अभी आज हमारे विशेषज्ञों ने भी हमें बताया, हम ये ना सोचें कि इन बच्चों के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कुछ न कुछ प्रयास करते रहें और सफलता अवश्य पाएं। इस संदर्भ में ये पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। थैंक यू।